हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। हमारा क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे। हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अपने लास्ट सेशन में न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आपने वो वाले सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर ज़रूर चेक कीजिए। आज हम गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्जी अपरेटस क्या होता है? Also known as Golgi complex, Golgi body और simply Golgi and found in eukaryotic cells। जो Golgi apparatus होता है उसको Golgi complex भी बोलते हैं, Golgi body भी बोलते हैं और simply हम उसको Golgi भी बोलते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। गोल्जी के बारे में सबसे पहले 1897 में एक इटालियन साइंटिस्ट थे, कैमिलो गोल्जी, उन्होंने बताया था। उन्हीं के नाम पर इस ऑर्गेनेली का नाम गोल्जी बॉडी पड़ा, जिसको 1898 में रखा गया। अगर आपको MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी कब हुई थी, तो 1898 हमें करेक्ट आंसर करना है। उसके बाद जो कैमिलो गोल्जी थे, उन्होंने गोल्जी बॉडी की खोज कैसे करी? देखिए, वो एक साइंटिस्ट थे और वो एक नर्वस सिस्टम के ऊपर अपना वर्क परफॉर्म कर रहे थे। जब उन्होंने नर्व सेल को देखा तो नर्व सेल्स के अंदर उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया और उस स्ट्रक्चर को उन्होंने गोल्जी बॉडी का नाम दिया। इट वॉज ऑब्जर्व ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब बात आती है कि जो गोल्जी अपरेटस है उसकी कंपोजिशन कैसी है, वो किससे मिलकर बना होता है। तो कंपोजिशन की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो प्रोटीन और लिपिड से ही मिलकर बने होते हैं। जो गोल्जी बॉडी होता है वो भी प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम से मिलकर बना हुआ होता है। गोल्जी अपरेटस की प्रेजेंस देखें एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, तो एनिमल्स के अंदर ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और उसको डिक्टायोसोम्स कहते हैं। अब ये डिक्टायोसोम्स जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जो डिक्टायोसोम्स होते हैं ये सेल वॉल की कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, मीन्स जो सेल वॉल को बनाने में मदद करते हैं उनको डिक्टायोसोम्स बोला जाता है। देखिए, हमने जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने क्या समझा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस शो करता है, मीन्स मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर प्रोटीन्स और लिपिड का सिंथेसिस होता है और यही प्रोटीन और लिपिड्स क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिर्फ प्रोटीन और लिपिड्स की फॉर्मेशन करता है, लेकिन उस टाइम पर वो यूज़ करने के काबिल नहीं होते। तो उनको यूज़ करने के काबिल कौन बनाता है? गोल्जी अपरेटस बनाता है। अगर हम डीपली इसको देखें इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी बॉडी, ये दोनों मिलकर ही मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस शो करते हैं। एग्जाम्स में आपको ऑप्शन में अगर सिंगल सिंगल दिया जाता है तो हम कर सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ठीक होगा और गोल्जी भी। अगर ये दोनों साथ दिए जाते हैं तो राइट आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी बॉडी दोनों ही होगा। नेक्स्ट जो गोल्जी अपरेटस होता है कंसिस्ट करता है मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक। मेम्ब्रेन से बाउंड एक चपटे सैक लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है कौन? गोल्जी अपरेटस। और एसोसिएटेड वेसाइकल्स, उनके अंदर एसोसिएटेड वेसाइकल्स होती हैं। जो चपटे सैक होते हैं वो आपको सिंगल सिंगल ये डायग्राम में नज़र आ रहे होंगे, डार्क ग्रीन के सिंगल जो चपटे फ्लैटेंड सैक होते हैं। और ये जो फ्लैटेंड सैक है इनको क्या बोला जाता है? सिस्टर्ने। ये जो एक आपको फ्लैटेंड सैक दिख रहा है ये क्या होता है? सिस्टर्ने। और सिस्टर्ने के अंदर का जो पार्ट होता है उसको ल्यूमेन बोला जाता है। सिंगल सैक को तो बोला जाता है सिस्टर्ने। तो हम देखते हैं कि जो गोल्जी अपरेटस है उसमें जो सिस्टर्ने हैं वो एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं कि ये क्या है? पैरेलली अरेंज्ड हैं। और जब एक के ऊपर एक तह के रूप में प्रेजेंट होते हैं तो इस तह को या इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? स्टॉक्स बोला जाता है। These flattened sacs called cisternae and cisternae arranged parallelly to each other and cistern arranged in stalk called cisterns। अब ये जो सिस्टर्ने हैं ये एक के ऊपर एक तह में प्रेजेंट होते हैं और इन्हें क्या बोला जाता है? स्टोक्स बोला जाता है। इन स्टोक्स को क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स कहते हैं। जो एक स्टोक होता है, ये जो एक स्टोक होता है सिस्टर्ने का, उसके अंदर 4 से 8 सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यही है, 4 to 8 सिस्टर्ने प्रेजेंट इन 1 स्टोक। ऐसे स्टोक्स एनिमल सेल्स के अंदर 10 से 20 होते हैं और जो प्लांट सेल है उसके अंदर ऐसे 100 स्टोक्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स एक स्टोक के अंदर 4 से 8 सिस्टर्ने और ऐसे ही 100 स्टोक्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर।
अब हम गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन तीनों टर्म्स के अंदर जो छोटा छोटा माइनर डिफरेंस है उसको समझेंगे। देखिए, जो सिंगल, ये जो आपको एक सिस्टर ने नज़र आ रहा है, इस सिंगल को बोला जाता है गोल्जी बॉडी। सिंगल सिस्टर्न सैक इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। और स्टार्क्स ऑफ सिस्टरने सैक, जो तय होती है सिस्टरने सैक्स की, इनको क्या बोला जाता है? गोल्जी अपरेटस। अब ये जो गोल्जी अपरेटस टर्म थी, इसको सबसे पहले 1910 में यूज़ किया गया था। और अगर ये स्टॉक ऑफ सिस्टरने सैक वेसाइकल्स के साथ एसोसिएट हो जाए तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। स्टार्क्स ऑफ सिस्टरने विद एसोसिएटेड वेसाइकल्स इज कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स टर्म थी, इसको सबसे पहले 1956 में बोला गया था। हमारे पास 4 हमने डेट देखी है। फर्स्ट क्या थी? 1897, जिसके अंदर गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखा गया था नर्व सेल के अंदर। देन गोल्जी बॉडी को उसका गोल्जी नाम कब मिला? 1898 में। उसके बाद गोल्जी अपरेटस नाम कब दिया गया? 1910 में। और 1956 में गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला गया। नेक्स्ट आता है हाउ गोल्जी बॉडी वर्क्स। अब हम देखेंगे कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो किस किस से सेल के अंदर अटैच होता है और उसकी फंक्शनिंग किन किन अदर सेल ऑर्गेनेल से कनेक्टेड होती है और वो कैसे क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे उनमें वर्क होता है गोल्जी बॉडीज़ के अंदर, वो सब हम एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है, इसमें आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। जो न्यूक्लियस होता है वो हमने पढ़ा था डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसी से क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति होती है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी 2 तरह का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो हमें रफ नज़र आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस पार्ट को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। और जो दूसरा पार्ट था वो स्मूथ दिखाई दे रहा था, जब उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा गया तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि वो स्मूथ होता है, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ होता है, चिकना होता है। चिकना है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? चिकनाई प्रोड्यूस करेगा, मीन्स लिपिड्स या फैट या ऑयल्स प्रोड्यूस करेगा। जो SCR है वो प्रोड्यूस करता है लिपिड। और जो राइबोसोम्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या स्क्रीट आउट करता है? प्रोटीन्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फोल्ड्स थे उनको क्या बोला जाता है? सिस्टरने। और जो गोल्जी अपरेटस में फोल्ड हैं उनको भी क्या बोला जाता है? सिस्टरने। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस, इन दोनों के सिस्टरने में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, होते तो दोनों सिस्टरने ही हैं, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टरने हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये आपको अच्छे से डायग्राम में समझ आ रहा होगा। लेकिन जो गोल्जी बॉडी के सिस्टरने हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी इंटरकनेक्टेड नहीं है, वो अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। जो गोल्जी बॉडी है उसका निर्माण किससे हुआ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही हुआ है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें प्रोटीन और लिपिड्स बन रहे थे। अब क्या होता है, ये जो प्रोटीन और जो ये लिपिड्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं, इनको सेल डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकती, ये यूज़ के काबिल नहीं होते। अब देखिए, कोई भी चीज़ होती है, हम कोई वीडियो बनाते हैं, कोई मूवी बनाते हैं, जब हम उसको शूट करते हैं, अगर हम उसको सीधा का सीधा ऐसा ही आप लोगों को दिखाएं तो वो आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इसीलिए एडिटिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसी तरह जो राइबोसोम्स प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं वो भी सेल डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकती, उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। उनको एडिट करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। उनमें उनकी एडिटिंग होती है ताकि सेल या सेल के बाहर उसको यूज़ किया जा सके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और जो लिपिड निकलते हैं वो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के अंदर भरकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको गोल्जी अपरेटस के पास भेजता है। इन जो वेसाइकल्स होती हैं इनको बोला जाता है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स।
अब जो गोल्जी बॉडी होता है इसके भी दो फेसेस होते हैं। देखिए जो गोल्जी बॉडी है इसके दो फेस होते हैं, एक होता है सिस फेज, एक होता है ट्रांस फेज। अब सिस फेज कौन सा होता है? जो सिस फेज है वो टुवार्ड्स न्यूक्लियस होता है और जो ट्रांस फेज है वो टुवार्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब डायग्राम में अच्छे से देख पा रहे हैं, जो न्यूक्लियस की तरफ का पार्ट है गोल्जी बॉडी का उसको बोला जाता है सिस फेज, या हम उसको फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं, या हम उसको कॉन्वेक्स फेज भी बोल सकते हैं। और जो ट्रांस फेज है उसको हम मैचुरेशन फेज भी बोलते हैं और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है और उसको हम कॉनकेव फेज भी बोलते हैं। अब देखिए जो ये ऑर्गेनली हैं इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी सिस और ट्रांस फेज होता है, उसी तरह गोल्जी बॉडी का भी सिस और ट्रांस फेज होता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये सिस फेज होगा और ये ट्रांस फेज होगा। सो हम इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्रांस फेज से निकलकर गोल्जी बॉडी के सिस फेज में जाते हैं और उनको इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स बोला जाता है। सो अब ये जो वेसाइकल हैं ये गोल्जी बॉडी में प्रवेश करती हैं और यहाँ पर इसका मॉडिफिकेशन होता है, इनकी अच्छे से पैकेजिंग होती है और फिर ये एक के बाद एक ट्रांसफ़र होती हुई लास्ट में क्या बनाती है? न्यूली फॉर्मिंग वेसाइकल्स बनाती हैं। सो ये जो वेसाइकल्स हैं ये कहाँ बनते हैं? ट्रांस फेज पे बनते हैं। सो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? स्क्रीटरी वेसाइकल्स और लाइसोसोम वेसाइकल्स। अब ये लाइसोसोम जो होता है ये सेल का एक ऑर्गेनेली होता है, एक ऑर्गेनेली की तरह ही काम करता है। सो अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, तो गोल्जी बॉडी लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो ये जो स्क्रीटरी वेसाइकल्स हैं ये फर्दर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाए तो कुछ मटेरियल सेल के अंदर रह जाएगा जो सेल को यूज़ करना है, और जो मटेरियल सेल को सेल से बाहर भेजना है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ सेल से बाहर अदर स्ट्रक्चर्स के पास चला जाता है। सो मेनली जो मॉडिफिकेशन होती है, काट छाट होती है, पैकेजिंग होती है, वो सब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होती है। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के गोल्जी बॉडी के कुछ फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन यही आता है सेल स्क्रीशन। जो गोल्जी बॉडी होती है उसका मेन फंक्शन यही होता है सेल स्क्रीशन करना। इसको ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हम डाल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं। सेल स्क्रीशन का मतलब ही क्या होता है, देखिए हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो गोल्जी बॉडी के अंदर पेक्टिन का निर्माण होता है। अब ये पेक्टिन क्या होता है? ये प्लांट्स की सेल वॉल की मिडल लेमिला में पाया जाता है। अब जो प्लांट सेल वॉल है या मिडल लेमिला है वो सेल का पार्ट तो नहीं होता, सेल का बाहरी हिस्सा होता है। तो जो पेक्टिन है वो गोल्जी बॉडी के अंदर बनता है, वहाँ पर पैकेजिंग होती है। उसके बाद उसको कहाँ पे गोल्जी बॉडी ट्रांसफ़र करती है? सेल के बाहर, सेल स्क्रीट आउट करती है और वो सेल वॉल के पास चला जाता है। सो हमें समझ में आया कि सेल स्क्रीशन का मतलब क्या होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का काम होता है गोल्जी बॉडी के अंदर। अब मॉडिफिकेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन और लिपिड्स को भेजा। वो जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं वो यूज़ के काबिल तो होते नहीं हैं, वो गोल्जी बॉडी के अंदर गए और वहाँ पर उसमें कुछ एडिशंस की प्रोसेस होती है। उनका कार्बोहाइड्रेट के साथ एडिशन होता है। जब कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन का एडिशन होता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है, और कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड का एडिशन होता है तो उसको ग्लाइकोलिपिड्स बोला जाता है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ये गोल्जी बॉडी के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के पास, ताकि सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन अच्छे से हो सके। ऐसा तो है नहीं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कभी इंजरी नहीं होती होगी, वो डैमेज नहीं होती होगी, वो डैमेज भी होती रहती है। तो उसको रिपेयर करने के लिए ये जो प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये गोल्जी बॉडी से ही भेजे जाते हैं। या सो नेक्स्ट पॉइंट यही है, ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस लाइक पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, म्यूकस, क्रिशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, थायरोक्सिन, पिगमेंट्स। बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमें ये अच्छे से मालूम है, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता है? सेल मेम्ब्रेन बनाता है या सेल वॉल का सिंथेसिस करता है। सो कैसे करता है? वो प्रोटीन और लिपिड्स सेल को प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर हम डीपली इसकी स्टडी करते हैं तो वो जो प्रोटीन और जो लिपिड होता है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता तो है, लेकिन उनको यूज़ के काबिल गोल्जी बॉडी बनाता है। सो अगर हम डीपली देखें तो जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस है वो कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी बॉडी दोनों मिलकर करते हैं। सो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी करता है। सो शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन का निर्माण करना। गोल्जी बॉडी कन्वर्ट सिंपल सुगर्स इनटू कॉम्प्लेक्स सुगर्स
नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो गोल्जी बॉडी है वो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करती है। लेकिन अगर हम इसको भी डीपली समझे तो जो लाइसोसोम है उनकी मेम्ब्रेन और उनके एंजाइम्स कहाँ बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको बनाता है। लेकिन उनको जो पैकेजिंग है, फाइनल जो फिनिशिंग है, टच है, वो कौन देता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स देता है। इसलिए अगर इसको भी हम डीपली समझे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी बॉडी दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, लाइसोसोम बनाते हैं। So, Golgi apparatus is responsible for transporting, modifying and packaging protein lipids into vesicles for delivery to target destinations। ये हमें अच्छे से समझ आ चुका है। So, Golgi apparatus is called the post office of the cell। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्या होता है। So, इसका जो आंसर होगा वो होगा Golgi apparatus। जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका हम एक फ्लो चार्ट और एक डायग्राम से अच्छे से रिवीजन करेंगे। देखिए हमने क्या पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स बनाता है, राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और जो SCR है वो क्या बनाता है, लिपिड की फॉर्मेशन करता है। ये प्रोटीन और लिपिड्स वेसाइकल्स में भरकर, मीन्स ट्रांसपोर्ट जो वेसाइकल्स होते हैं उनमें भरकर कहाँ भेज दिए जाते हैं, गोल्जी अपरेटस के पास। और गोल्जी अपरेटस में अब दो प्रोसेस होती हैं, पहला मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड बाय एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। दूसरा पैक्ड इनसाइड द मेम्ब्रेन, उनको मेम्ब्रेन के अंदर पैक किया जाता है। देन क्या फॉर्मेट होता है, गोल्जी वेसाइकल्स। अब ये जो गोल्जी वेसाइकल्स होती हैं ये क्या दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, लाइसोसोम और एक्सक्रीटरी ग्रेन्यूल्स। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, हम इसको डायग्राम में भी देखेंगे। आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइट ब्लू कलर का नजर आ रहा है, उसमें डॉट डॉट जैसे रेड कलर के राइबोसोम से हैं, वो क्या बना रहे हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब कुछ बना रहे हैं। वो ट्रांसपोर्टरी वेसिकल्स में भरे जा रहे हैं और उनको जो गोल्जी अपरेटस है उसके सिस फेज में आता है। देन उसके बाद एक के बाद एक सिस्टरने से होते हुए वो लास्ट में क्या बनाते हैं, फाइनल गोल्जी वेसाइकल बनाते हैं, जिसको स्क्रीटरी वेसाइकल्स बोलते हैं। और अगर कुछ मटेरियल सेल के अंदर रखना है तो उसको अंदर भेज दिया जाता है, और अगर उसको बाहर टारगेटिंग डेस्टिनेशंस पर भेजना होता है तो मेम्ब्रेन से वो अटैच हो जाते हैं, किससे, सेल मेम्ब्रेन से, और सेल के बाहर चले जाते हैं। ये सेल स्क्रीशन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि गोल्जी अपरेटस कैसे वर्क करता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको डिफरेंस टाइप के क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे सेल से रिलेटेड डायग्राम देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के शॉर्ट्स को भी ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।